तो चलो बच्चों, आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान विषय का। इस सत्र से सामाजिक विज्ञान विषय में एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और उन्हीं 3 भागों में से एक भाग जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 के भाग नंबर 1 का। अध्याय नंबर 1 का नाम है समानता, और जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है मताधिकार की समानता। इस भाग 1 में हम मताधिकार की समानता और साथ में समानता के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता होती है समानता। लेकिन क्या आज धरातलीय स्तर पर जब हम देखते हैं हमारे आसपास के सामाजिक परिवेश में तो समानता नज़र आती है? आज भी हमारे समाज में काफ़ी सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं। तो इसको हम सर्वप्रथम एक चित्रकथा के माध्यम से समझेंगे। आगे चित्रकथा के अंतर्गत आपको विभिन्न लोगों की लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। चित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोग खड़े हैं विभिन्न पेशों से संबंधित, और वो एक ही लाइन में खड़े हैं, जिसमें कोई व्यापारी है, कोई बेरोजगार, मीडिया कर्मी, सरकारी अधिकारी, परामर्शदाता, गृहिणी, कारीगर, घरेलू कामगार, छात्र, व्यापारी, शिक्षिका, किसान, सभी तरह के लोग एक ही लाइन में खड़े हैं। बच्चों, ऐसी लाइन आपने विभिन्न प्रकार के जो चुनाव होते हैं, एमपी, एमएलए या पंचायतों के चुनाव, उनमें आपने देखी होगी। इस लाइन में किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार है। इसमें 2 महिलाएं भी खड़ी हैं, जिनका नाम है कांता व सुजाता, दोनों घरेलू कामगार हैं। इन दोनों की कहानी के माध्यम से हम इस अध्याय को, भाग नंबर 1 को शुरू करते हैं। इनकी कहानी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि क्या वास्तव में आज भी हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की असमानताएं मौजूद नहीं हैं। तो चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। दोनों महिलाएं हैं जो कांता और सुजाता, दोनों लाइन में खड़ी हुई आपस में विचार कर रही है, चर्चा कर रही है। और चर्चा के अंतर्गत कांता सुजाता से कह रही है कि देखो सुजाता, ये इसी लाइन में विभिन्न प्रकार के लोग खड़े हैं और सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार है, और इसी लाइन में हमारे जो मालिक हैं अशोक जी जैन, वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नज़र नहीं आ रहा। जब सुजाता वोट करने जाती है, वो वोट कर लेती है, उसके बाद में वो कांता को आवाज़ लगाती है कि कांता, आपकी बारी आई है, अब आप वोट करो। कांता जब वोट देने जाती है तो साथ में यह विचार करते हुए वोट करती है कि मैं तो उसी को वोट करूंगी जो हमारी कॉलोनी में पानी के पाइप लाने का वादा किया था। जब वोट करके दोनों बाहर आती हैं, तब उनके मालिक कांता जिस घर में काम करती है, उस घर के मालिक अशोक जी जैन कांता को मिलते हैं और कहते हैं कि इसके बाद में घर पे आना है। दोनों महिलाएं वहीं पे खड़ी खड़ी बातें कर रही हैं, और कांता अपनी सहेली सुजाता को कह रही है कि मेरी बच्ची गुड़िया बुखार से बहुत पीड़ित है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं साहब के घर पे काम करने जाऊंगी और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद में कांता अपने घर जाती है, अपनी बच्ची को कुछ दवा पिलाती है और साथ में ये आश्वासन देती है कि शाम को हम हॉस्पिटल चलेंगे, अस्पताल चलेंगे। ऐसा कहने के बाद में जैसे ही वह अपने घर से निकलती है तो कि घर के बाहर जो पड़ी हुई गंदगी है उसको देखकर ये विचार करती है कि हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, इतनी गंदगी जो कॉलोनी में पड़ी हुई है। यह विचार करती हुई वह अपने मालिक के घर पहुंचती है और अपने दैनिक जो रोज़मर्रा के काम हैं उन पे व्यस्त हो जाती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि उनके जो मालिक हैं वो काफ़ी धनाढ्य नज़र आ रहे हैं, और साथ में उनकी मालकिन उनको झिड़क भी रही है कांता को कि कोनों को अच्छी तरह से साफ करो। काम करने के बाद में जब कांता अपनी मालकिन से पैसे मांगती है तो वो एक बार पुनः उनको झिड़कते हुए बोलती है कि कांता, समय से पहले पैसे मांगने की अपनी आदत को स्थायी मत बना लेना। पैसे लेकर जब वो घर जाती है, अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में देखती है कि उसी के समान गरीब लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और उसी लाइन में वो भी खड़ी हो जाती है। तब उसके दिमाग में पुनः एक विचार आता है कि क्या हमारे अशोक जी जैन जो कि धनाढ्य परिवार से हैं, वो भी ऐसी लाइनों में लगते होंगे? उनका तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज होता है, उनके पास खूब पैसा है, तो वो ऐसी लाइनों में थोड़ी लगते होंगे। ये ऐसा विचार कौन कर रही है? कांता कर रही है। तो बच्चों, आपके दिमाग में भी ऐसे विचार आ रहे होंगे इस कहानी को पढ़ने के बाद कि वास्तव में हमारे भारत में संविधान के समक्ष तो हम सब समान है,
लेकिन धरातलीय स्थल पर जब हम देखते हैं तो काफ़ी प्रकार की असमानताएं हमें नज़र आती है। जैसे कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी अमीर होता जा रहा है हमारे भारत देश में। और ये भारत देश में ही नहीं है, विभिन्न देशों में ऐसा मिल जाता है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक विषमताएं विभिन्न देशों में देखने को मिलती है, लेकिन हमारे भारत में जो कि एक विकासशील देश है वहाँ भी ये असमानताएं आज भी मौजूद है और विभिन्न प्रकार की असमानताएं मौजूद है। तो बच्चों, हम आगे मताधिकार की समानता से पहले एक बार पुनः कांता की कहानी को स्पष्ट करते हैं। कांता एक घरेलू कामगार है। वो एक झोपड़पट्टी वाली कॉलोनी में रहती है, जो कि नाली के पास में वो झोपड़पट्टी वाली कॉलोनी है। वहाँ काफ़ी गंदगी रहती है और कांता बहुत गरीब परिवार से हैं। जबकि वो जहाँ काम करने जाती है, अशोक जी जैन उनके मालिक हैं, वो काफ़ी धनाढ्य हैं। दोनों में काफ़ी अंतर है। उसके पास, कांता के पास अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, जबकि अशोक जी जैन के पास काफ़ी पैसा है। तो हमने इस कहानी के माध्यम से ये समझा कि आज भी हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं और इन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार को और खुद लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। आगे हम मताधिकार की समानता पर चर्चा करते हैं कि मताधिकार की समानता हमारे संविधान के अंतर्गत हमें प्रदान की गई है। उसके अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका हो उसे वोट देने का अधिकार है। वह चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, वंश, लिंग से हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। उसको वोट देने का अधिकार है और सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार है। वह चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, कितने भी बड़े सामाजिक पृष्ठभूमि से वो हो, सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार है। तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और साथ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है। लेकिन क्या समानता हमारे देश में विद्यमान है? जैसे कि हमने कांता की कहानी के माध्यम से समझा, आज भी विभिन्न प्रकार की असमानताएं अभी भी हमारे समाज में मौजूद है। इसको हमने कांता की कहानी से समझा और कांता के मन में समानता के अर्थ के बारे में शंका होने लगी। ऐसा क्यों? जैसा कि हमने कहानी को चित्र के माध्यम से देखा, समझा कि ऐसा क्यों हुआ कांता के मन में। कांता के मन में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत गरीब थी और उसके पास विभिन्न प्रकार के संसाधन नहीं थे। तो बच्चों, आप भी ऐसे कल्पना कर सकते हो कि आप कांता की जगह अपने आप को रख कर देख सकते हो और समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताओं को महसूस करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि आज भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं किस किस प्रकार की मौजूद है। उम्मीद है कि आज आपको अध्याय नंबर 1 के भाग नंबर 1 का जो ये वीडियो है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी अध्याय के भाग 2 के अंतर्गत मिलेंगे। नमस्कार।